नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य में आज कोरोना के 24 नए मामले मिले। 493 पहुंची मरीजों की संख्या। 407 हुए एक्टिव मामले। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का किया शुभारंभ। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवेदकों का होगा चयन। स्वरोजगार के लिए सरकार उपलब्ध कराएगी बैंकों से ऋण। नैनीताल हाईकोर्ट ने ग्रामीण इलाकों में क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था जांचने के दिए निर्देश। स्वास्थ्य सचिव ने क्वारंटीन सेंटरों में आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कराने के दिए आदेश। और सोशल मीडिया पर चल रही वनाग्नि की खबरों को मुख्यमंत्री ने बताया फर्जी। कहा, राज्य को बदनाम करने की हो रही है साजिश। डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने फर्जी खबरों पर कानूनी कार्रवाई को चेताया। अब खबरें विस्तार से। लगातार घर आ रहे प्रवासियों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दोपहर में जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज भी 24 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 493 पहुंच गई है। प्रदेश में अब एक्टिव केस की संख्या 407 है, जबकि 79 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंच चुके हैं। आज 1068 सैंपल टेस्ट जांच के लिए भेजे गए। प्रशासन के अनुसार राज्य में 26 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिनमें सर्वाधिक हरिद्वार में 15, देहरादून में 6, उधम सिंह नगर में 4 और पौड़ी में 1 कंटेनमेंट जोन शामिल है। देहरादून में प्रेमबट्टा गली, संतोवाली घाटी और डी ब्लॉक सिंचाई विभाग, ऋषिकेश में परियोजना खंड नगर निगम, हरिद्वार में जसविंदर एनक्लेव भागीरथी वार्ड नंबर 1, अलावलपुर, लक्सर और पौड़ी जिले में पाबो ब्लॉक के पिपली गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सचिवालय में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि इस योजना की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जाए, जिससे कि युवा इस योजना का लाभ उठा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य के उद्यमशील युवाओं और कोविड-19 के कारण उत्तराखंड वापस लौटे लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इससे कुशल और अकुशल हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा खुद के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस योजना के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में MSME नीति के तहत लाभ लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है। योजना के अंतर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लाभार्थियों का चयन अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रोजेक्ट वायबिलिटी को देखते हुए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। आवेदक महाप्रबंधक एवं जिला उद्योग केंद्रों में ऑनलाइन एवं मैनुअल आवेदन कर सकते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया और न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ ने ग्रामीण इलाकों में स्थित क्वारंटीन सेंटरों की व्यवस्था जांचने के निर्देश दिए हैं। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। आदेश में हाईकोर्ट ने सचिव जिला विधिक सहायता प्राधिकरण नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार को निर्देश दिया है, जिसमें वे जिलों के क्वारंटीन सेंटरों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण खुद जाकर करेंगे और 3 दिन के भीतर सेंटरों की साफ सफाई, भोजन और मूलभूत सुविधाओं के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित नेगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 के प्रभाव और स्थिति की समीक्षा की। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कोविड-19 से बचाव कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। SDRF, मुख्यमंत्री राहत कोष के साथ ही जिला योजना से भी जिलों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई
जा रही है। उन्होंने क्वारंटीन फैसिलिटी में सारी आवश्यक सुविधाएं और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। सचिव ने कहा कि यहां रोके जाने वाले लोगों को जरूरी चीजों की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने नई व्यवस्था के तहत जिलों में क्वारंटीन सेंटरों की मॉनिटरिंग के लिए एडीएम स्तर के अधिकारी को नोडल बनाने के भी निर्देश। सचिव कार्मिकों की आवश्यकता पड़ने पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था करने को कहा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोशल मीडिया पर चल रही जंगलों में आग की घटनाओं को फर्जी बताते हुए उन पर आपत्ति जताई है। उनके अनुसार कुछ पर्यावरण प्रेमियों ने बिना सच्चाई जाने ही इस तरीके की खबरों को जाने अनजाने में आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस साल काफी कम आग लगने की घटनाएं हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अफवाह फैलाने वाले लोगों पर वन विभाग उचित कार्रवाई करेगा। कहीं ना कहीं इसमें कोई साजिश नजर आती है, क्योंकि इसमें जो फोटो अपलोड की गई हैं वो विदेशों की हैं, उत्तराखंड की हैं ही नहीं। और ऐसे ही षड्यंत्र पिछले साल भी हुआ था, जब जो पशु भारत में हैं ही नहीं उनको जला हुआ दिखाया गया। तो एक षड्यंत्र भी हो सकता है, लेकिन मैं तमाम जो पर्यावरण प्रेमी हैं जिनका उत्तराखंड से विशेष प्रेम है उनसे कहना चाहता हूं कि इस तरह की अफवाहों में ना आए। इस बार प्रकृति की कृपा से, प्रकृति माता की कृपा कहना चाहिए कि काफी कम इस बार आगजनी हुई है। उधर महानिदेशक कानून व व्यवस्था अशोक कुमार ने प्रदेश के जंगलों में लगी आग की सोशल मीडिया में वायरल हो रही फोटो पोस्ट पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 और 2017 की कुछ पुरानी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है, जो कि भ्रामक है। उन्होंने जनता से अपील की है कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और ऐसी भ्रामक खबरों से सावधान रहें। ऐसी असत्य खबरों को प्रचारित और प्रसारित करने वालों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी तक अफवाह फैलाने वाले 101 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। परसों से कुछ दिनों से 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल गया, कल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया कि एजिफ की पूरे उत्तराखंड के सभी जंगलों में आग लगी हुई है, हर जिलों में आग लगी है। और उसमें फोटोग्राफ्स भी पुराने उत्तराखंड के फोटोग्राफ यूज कर लिए 2016 के, या कई विदेशों के फोटोग्राफ यूज कर लिए। तो ऐसा करके ऐसा माहौल बन गया जैसे कि पूरा उत्तराखंड जल रहा है। तो वो तथ्यों के परे था, झूठी अफवाह थी, उसको हमने कल काउंटर कर दिया है। अफवाह फैलाना अपने आप में क्राइम है और उसको हमने अभी तक 101 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। बाकी कई बारी क्या है, एक किसी ने अफवाह किसने जनरेट की और किसने आगे उसमें किसका क्या रोल है, वो सब विवेचना का विषय होता है। वो विवेचना डिसाइड करती है कि इसमें कौन अभियुक्त बनता है, कौन नहीं बनता। प्रदेश में प्रवासियों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है। महानिदेशक कानून व व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि अभी तक 1,80,000 के करीब प्रवासी राज्य में आ चुके हैं। रजिस्ट्रेशन के अनुसार अब ज्यादा लोग नहीं बचे हैं जिन्हें लाया जाना है। वहीं कुछ लोगों ने अब उत्तराखंड आने का इरादा बदल दिया है, क्योंकि लॉकडाउन में मिल रही छूट के बाद अब उन्हें वहीं रोजगार मिलने लगा है। उत्तराखंड में जो प्रवासी है अभी तक के आंकड़ों से 1,80,000 के करीब आ चुका है और अब बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। अभी हमारी कुछ बात भी हुई, जिन्होंने रजिस्टर भी कराया वो सारे लोग आने के इच्छुक नहीं हैं। कुछ लोग क्वारंटाइन को देख करके अवॉइड कर रहे हैं और कुछ लोग हो सकता है कि जब से खुला है हो सकता है उनको काम मिल गया हो, बट ये काम लगभग पूरा हो चुका है। मुझे लगता है वो 10% ही लोग बचा होगा। एक तरफ उत्तराखंड में प्रवासी नागरिकों के लौटने का क्रम जारी है, तो वहीं राज्य से प्रवासी मजदूर और कामगार लोग अपने परिवारों के साथ अपने राज्यों में लौट रहे हैं। पुलिस प्रशासन इन प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था बनाकर इन्हें देहरादून के लिए गाड़ी उपलब्ध करा रहा है, जिसके बाद देहरादून रेलवे स्टेशन से आज दोपहर 1 बजे श्रमिक विशेष ट्रेन से बिहार के अररिया के लिए मजदूर रवाना किए गए। इस दौरान घर जाने की खुशी इनके चेहरे पर साफ दिखाई दी। उधर देहरादून रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन करवाने के साथ ही रिजर्वेशन कैंसिल करवाने के लिए 2 काउंटर सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। नॉर्थर्न रेलवे के स्टेशन डायरेक्टर गणेश चंद्र ठाकुर ने बताया कि रेलवे के पास पर्याप्त कैश उपलब्ध है। साथ ही बताया कि आज दोपहर 2 बजे पहली शिफ्ट तक 187 टिकट कैंसिल करवाए गए हैं, जबकि 2,47,675 रुपये का भुगतान किया गया है।
स्टेशन पे जो है वो रिजर्वेशन हो भी रही है और कैंसिल भी करवाई जा रही है। इसके लिए हमारे 2 काउंटर जो हैं वो सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक लगातार खुल रहे हैं और लगातार इनमें जो है वो टिकटिंग भी हो रही है और कैंसिलेशन भी चल रही है। जो भी कमियां थी वो कल दुरुस्त कर ली है। मंडल से हमें जो है पर्याप्त कैश मिल चुका है, तो अब इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आज लगभग दोपहर जो प्रथम शिफ्ट है 2 बजे तक, वहां तक जो है लगभग 2.5 लाख के आसपास जो है वो रिफंड हो चुका है। 28 मई को विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में फैली मासिक धर्म संबंधी गलत भ्रांतियों को दूर करने के साथ ही महिलाओं और किशोरियों को इसकी सही जानकारी देना है। इसी के तहत हरिद्वार में एक सामाजिक ट्रस्ट द्वारा स्वच्छता की मुहिम आगे बढ़ाते हुए महिलाओं को सैनिटरी पैड और साबुन का वितरण किया गया। मैं नारी हूं स्वच्छता से स्वास्थ्य मिशन के तहत अर्चना योगी ने महिलाओं को माहवारी के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां बताई। यहाँ बस्ती में रहने वाली महिलाएं जिन्हें स्वास्थ्य और स्वच्छता के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, तो हमने इन लोगों को किस तरह से अपनी साफ सफाई रख के अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती हैं इस विषय में जानकारी दी। साथ ही जो उनकी स्वच्छता से संबंधित आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे पैड्स हो गए, साबुन हो गए, इन सब चीज़ों का वितरण हम काफ़ी समय से कर रहे हैं, तो आज इस उपलक्ष्य में हमने एक बार फिर से इस प्रकार का वितरण किया। वहीं योगी रजनीश ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान महिलाओं को हो रही परेशानी को देखते हुए ट्रस्ट उनकी हर संभव मदद कर रहा है। आज वर्ल्ड जो महिलाओं का माहवारी दिवस है, तो उसको लेकर के ये जो दिवस मना रहे हैं उसी प्रकल्प को लेकर के आज ये कार्यक्रम किया गया है संस्था द्वारा। वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीनिक डे पर संस्था द्वारा आज ये बजरीवाला बस्ती में महिलाओं को सैनिटरी पैड्स और स्वच्छता के लिए साबुन उपलब्ध कराए गए हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं को समझाया भी गया है कि कार्यक्रम संयोजक अर्चना जी ने समझाया है कि किस प्रकार से महिलाएं अपने आप को शुद्ध रख सकती हैं और स्वस्थ रख सकती हैं। स्वच्छता से ही क्योंकि स्वास्थ्य की प्राप्ति महिलाओं को हो सकती है। प्रदेश में आज दोपहर बाद पहाड़ी इलाकों में मौसम बदला बदला सा नजर आया। यहां कई इलाकों में तेज गर्जना के साथ बारिश हुई, जिसमें लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। प्राप्त जानकारी के अनुसार गढ़वाल मंडल के चमोली, श्रीनगर, नई टिहरी, यमुनोत्री धाम सहित कई इलाकों में बारिश हुई है। वहीं कुमाऊं मंडल में अल्मोड़ा, चंपावत, द्वाराहाट, कपकोट में बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है। चमोली जिले में ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ ही हल्की बर्फबारी हुई है और पौड़ी में तेज हवाओं और गरज के साथ झमाझम बारिश होने की खबर है। वहीं बागेश्वर में ओलावृष्टि, अल्मोड़ा और चंपावत में गरज के साथ बारिश होने से आलू उत्पादक खुश नजर आ रहे हैं। कोटद्वार और हरिद्वार में चटक धूप देखने को मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार आज प्रदेश में कहीं कहीं ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं गर्जन के साथ झक्कड़ चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन में इस सप्ताह में प्रदेश के ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहने का अनुमान जताया गया है। उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में आज कोरोना के 24 नए मामले मिले। 493 पहुंची मरीजों की संख्या। 407 हुए एक्टिव मामले। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का किया शुभारंभ। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवेदकों का होगा चयन। स्वरोजगार के लिए सरकार उपलब्ध कराएगी बैंकों से ऋण। नैनीताल हाईकोर्ट ने ग्रामीण इलाकों में क्वारंटीन सेंटरों की व्यवस्था जांचने के दिए निर्देश। स्वास्थ्य सचिव ने क्वारंटीन सेंटरों में आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कराने के दिए आदेश। और सोशल मीडिया पर चल रही वनाग्नि की खबरों को मुख्यमंत्री ने बताया फर्जी। कहा राज्य को बदनाम करने की हो रही है साजिश। डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने फर्जी खबरों पर कानूनी कार्रवाई को चेताया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।